नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बल्कि मैं कहूँगा चर्चित पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी रचना और इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर रोशनी डालती है। जी। तो चलिए इसी जानकारी के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये किताब आखिर है क्या और भारतीय संस्कृति को समझने में इसका क्या रोल है, क्या महत्व है। मतलब इसका मकसद सिर्फ किताब का परिचय देना नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो विचार हैं उनकी परतें खोलना है, जैसा कि हमारे स्रोत हमें बताते हैं। बिल्कुल। जाहिर है, लेखक तो महान कवि और विचारक रामधारी सिंह दिनकर हैं ही। हम उन्हें उनकी ओजस्वी कविताओं के लिए तो जानते ही हैं, लेकिन गद्य में भी उनका काम कमाल का रहा है। हाँ, बिल्कुल। और जैसा नाम से ही पता चलता है, संस्कृति के 4 अध्याय। तो ये किताब भारतीय संस्कृति की कहानी को 4 हिस्सों में देखती है। जी। लेकिन यहाँ बात सिर्फ 4 हिस्सों की नहीं है ना? जानकारी ये इशारा करती है कि ये अध्याय असल में वो 4 बड़े प्रभाव हैं, या कह ले 4 मोड़, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के विकास पर असर डाला। हाँ, बिल्कुल सही। सामग्री यही बताती है कि दिनकर जी भारतीय संस्कृति के विकास को 4 खास नजरों से देखते हैं। पहला, आर्य संस्कृति का प्रभाव। दूसरा, आर्यों से पहले या उनके साथ साथ जो थीं, मतलब द्रविड़ और दूसरी स्थानीय संस्कृतियां, उनका योगदान और उनका संघर्ष भी। अच्छा। तीसरा, इस्लाम का आना और मुस्लिम शासकों का प्रभाव। और चौथा, यूरोपीय, खासकर अंग्रेजी शासन और पश्चिमी सभ्यता का असर। तो ये 4 हो गए? हाँ, और दिनकर जी इन्हें सिर्फ गिनवाते नहीं हैं। जैसा हमने पढ़ा, उनका मुख्य मकसद ये समझना है कि इन चारों के मिलने से, कभी कभी टकराने से और फिर घुल-मिल जाने से भारतीय संस्कृति का जो आज का रूप है वो कैसे बना और हमारी पहचान कैसे बनी। ये एक तरह से अपनी जड़ों को खोजना है। यानी ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये आइडेंटिटी का भी एनालिसिस है। तो फिर ये जो विश्लेषण है, इसके बारे में स्रोत और क्या बताते हैं? जैसे आर्य और द्रविड़ प्रभावों पर दिनकर का क्या नजरिया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से दिनकर जी आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों के रिश्ते को सिर्फ लड़ाई या आर्यों के दबदबे के तौर पर नहीं देखते। अच्छा। हाँ, टकराव का जिक्र तो है, लेकिन उनका जोर इस बात पर ज्यादा है कि वक्त के साथ इन दोनों धाराओं में एक गहरा मेलजोल हुआ, एक सिंथेसिस हुआ। सिंथेसिस। हाँ, वो शायद भाषा में, धर्म में, पूजा पाठ के तरीकों में, रीति रिवाजों में इस मिलावट के उदाहरण देते हैं। जानकारी ये भी इशारा करती है कि वो मानते थे कि जिसे आज हम हिंदू धर्म या भारतीय संस्कृति कहते हैं, वो सिर्फ आर्यों की देन नहीं है। तो फिर? बल्कि वो इन दोनों महान परंपराओं के लंबे समय तक चले संवाद और फिर घुल-मिल जाने का नतीजा है। ये दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर या तो इसे पूरी तरह टकराव या पूरी तरह मिलावट के रूप में सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। दिनकर का सिंथेसिस पर जोर देना एक ज्यादा बैलेंस्ड तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। अच्छा, और फिर मुस्लिम प्रभाव के बारे में क्या? इस पर स्रोत क्या कहते हैं? क्या दिनकर इसे सिर्फ एक बाहरी थोपा हुआ असर मानते हैं या इसका भी कोई गहरा असर देखते हैं? सामग्री के मुताबिक दिनकर जी मुस्लिम प्रभाव को भी बहुत गहराई से देखते हैं। वो इसे सिर्फ राजनीति या लड़ाई झगड़े तक ही सीमित नहीं रखते हैं। हाँ, वो शासन के तरीके, कानून, युद्धों का असर, इन सब का विश्लेषण तो करते हैं, लेकिन उनका ध्यान संस्कृति के बारीक ताने बाने पर भी जाता है। जैसे कि हमें पता चलता है, वो दिखाते हैं कि इस्लाम के आने और तुर्क मुगल शासन ने भारत की कला पर, वास्तुकला पर, सोचिए वो इंडो इस्लामिक स्टाइल, संगीत पर, नई रागें, नए वाद्य यंत्राएं और सबसे जरूरी भाषा पर, जैसे उर्दू का जन्म हुआ, कितना गहरा असर डाला। और क्या ये असर सिर्फ बाहरी चीजों पर था या समाज के अंदर तक गया? यही तो बात इसे और महत्वपूर्ण बनाती है। जानकारी के अनुसार दिनकर इस असर को 2 तरफा मानते हैं। वो भक्ति आंदोलन और सूफी मत के बीच जो बातचीत हुई, जो एक दूसरे पर असर पड़ा, उसको रेखांकित करते हैं। अच्छा, भक्ति और सूफी। हाँ, वो दिखाते हैं कि कैसे इन विचारों के लेन देन ने दोनों समुदायों के बीच एक साझा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जमीन तैयार करने में मदद की, भले ही राजनीतिक स्तर पर तनाव रहा हो। तो ये सिर्फ कोई बाहरी परत नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज के अंदरूनी हिस्सों में रचा बसा असर था। ये वाकई एक बहुत सूक्ष्म विश्लेषण लगता है। अच्छा, तो फिर चौथे अध्याय पर आते हैं, यूरोपीय या अंग्रेजी प्रभाव। क्या इसके बारे में भी दिनकर का विश्लेषण ऐसा ही बहुआयामी है, या वो इसे ज्यादातर नकारात्मक मानते हैं, जैसा कि औपनिवेशिक शासन के बारे में अक्सर सोचा जाता है? यहाँ भी, जैसा कि हमारी अध्ययन सामग्री बताती है,
दिनकर का नजरिया बैलेंस्ड है। वो अंग्रेजी शासन के जो बुरे पहलू थे, जैसे आर्थिक शोषण, राजनीतिक गुलामी, उनको नजरअंदाज नहीं करते। बिल्कुल। लेकिन साथ ही वो उन बदलावों को भी मानते हैं जो इस दौर में आए और जिन्होंने एक तरह से आधुनिक भारत की नींव रखी। जैसे पूरे देश में एक जैसी प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था का लागू होना, पश्चिमी शिक्षा का आना जिसने नए विचारों और विज्ञान से परिचय कराया, और प्रेस की भूमिका जिसने राष्ट्रीय चेतना जगाने में मदद की। तो क्या वो इसे पूरी तरह से सकारात्मक मानते हैं अंग्रेजी राज को? नहीं, ऐसा भी नहीं। सामग्री बताती है कि दिनकर इसके विरोधाभासों को भी उजागर करते हैं। वो देखते हैं कि कैसे पश्चिमी शिक्षा और विचारों ने एक तरफ तो भारतीयों में आजादी और बराबरी की भावना जगाई, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही संस्कृति और परंपराओं के प्रति एक तरह की हीन भावना भी पैदा की। हाँ, ये तो हुआ है। हाँ, वो इस सांस्कृतिक अलगाव और फिर इसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया उठी, यानी भारतीय राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उभार, उसका भी विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ भी वो अच्छा और बुरा, निर्माण और विनाश, दोनों पहलुओं को एक साथ देखते हैं। ये विश्लेषण तो वाकई बहुत गहरा और संतुलित लगता है। ये सिर्फ प्रभावों को गिनवा नहीं रहा, बल्कि उनके जो जटिल नतीजे हुए और भारतीय पहचान पर उनका जो बहुस्तरीय असर पड़ा, उसे समझने की कोशिश कर रहा है। जी, शायद इसी गहराई की वजह से इस किताब को इतनी पहचान मिली होगी। स्रोत सामग्री में इसके सम्मान का भी जिक्र है ना? हाँ, बिल्कुल। जानकारी साफ तौर पर बताती है कि संस्कृति के 4 अध्याय को साल 1959 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1959 में? जी, और ये पुरस्कार भारत में किसी भी भाषा में लिखी गई बेहतरीन साहित्यिक कृति को दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा सम्मान है। सही बात है। इसका मिलना न केवल दिनकर जी के गहरे शोध, उनके चिंतन और उनकी लेखन शैली को मान्यता देता है, बल्कि ये भी साबित करता है कि जब ये किताब छपी, उसी समय इसे अकादमिक और बौद्धिक जगत में कितना महत्वपूर्ण माना गया था। ये इसके असाधारण महत्व का प्रमाण है। और एक और बेहद दिलचस्प बात, जो शायद कई लोगों को पता ना हो या चौंका दे, सामग्री ये भी बताती है कि इस इतनी महत्वपूर्ण और गंभीर किताब की भूमिका किसी सामान्य विद्वान ने नहीं लिखी थी। अच्छा, किसने लिखी थी? इसे लिखा था भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अरे वाह, पंडित नेहरू ने? हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री एक सांस्कृतिक विश्लेषण की किताब की प्रस्तावना लिख रहा है। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? ये निश्चित रूप से किताब के राष्ट्रीय महत्व को दिखाता है। हमें ये याद रखना होगा कि पंडित नेहरू सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो खुद भी एक गहरे अध्येता थे, इतिहासकार थे, लेखक थे। उनकी अपनी किताबें जैसे भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जी, उससे पता चलता है। उनका इस किताब की भूमिका लिखना कई बातें बताता है। पहली बात ये दिखाता है कि इस किताब को सिर्फ अकादमिक दुनिया में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कितना जरूरी समझा गया। दूसरी, ये इस बात का संकेत है कि ये किताब आज़ाद भारत की अपनी पहचान, अपनी संस्कृति की जड़ों को समझने और दुनिया के सामने रखने के उस बड़े प्रयास का हिस्सा थी जो उस समय चल रहा था। नेहरू का इससे जुड़ना इसे एक तरह से राष्ट्रीय दस्तावेज जैसा दर्जा देता है। तो क्या सामग्री ये भी बताती है कि दिनकर के विश्लेषण और नेहरू के अपने विचारों में कोई समानता थी या कोई अंतर था? क्योंकि नेहरू ने भी तो भारतीय संस्कृति पर काफी लिखा है। सामग्री सीधे तौर पर इस तुलना में तो नहीं जाती, लेकिन नेहरू का भूमिका लिखना ही ये दिखाता है कि वो दिनकर के विश्लेषण के मूल ढांचे और उसकी दिशा से सहमत रहे होंगे। ये हो सकता है। दोनों ही भारतीय संस्कृति की विविधता, उसकी समन्वयवादी प्रकृति और ऐतिहासिक विकास की लंबी प्रक्रिया में विश्वास रखते थे। हाँ, ये हो सकता है कि व्याख्या की बारीकियों में कुछ अंतर हो, लेकिन नेहरू का समर्थन दिनकर के काम को एक तरह की राष्ट्रीय स्वीकृति देता है। सही। ये उस दौर की एक खासियत भी थी, जहां राजनीतिक नेतृत्व और सांस्कृतिक बौद्धिक सोच के बीच एक गहरा रिश्ता था। ये वाकई प्रभावशाली है और उस दौर की बौद्धिक गंभीरता को भी दिखाता है, जैसा आपने कहा। आज शायद ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि सत्ता के शिखर पर बैठे लोग अकादमिक या सांस्कृतिक बहसों में इतनी दिलचस्पी लें। खैर, ये तो हुई किताब की अहमियत और उसके सम्मान की बात। उन लोगों के लिए जो इस गहरे विश्लेषण को खुद पढ़ना चाहते हैं, क्या उनके लिए कोई रास्ता है? आसानी से मिल सकती है ये किताब? जी हाँ, और ये आज के डिजिटल युग की एक अच्छी बात है। अध्ययन सामग्री ये जानकारी देती है कि संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक अब ऑनलाइन भी उपलब्ध है। अच्छा। हाँ, इसके कुछ अंश या शायद पूरी किताब ही PDF प्रारूप में मिल सकती है।
राजकमल प्रकाशन जैसे प्रकाशकों की वेबसाइटों पर या फिर अलग-अलग डिजिटल पुस्तकालयों और शैक्षिक पोर्टलों पर इसे खोजा जा सकता है। तो मतलब ज्ञान का ये खजाना अब सबकी पहुंच में है। बिल्कुल, तकनीक ने ज्ञान तक पहुंच को बहुत आसान बना दिया है। दिनकर जैसी मौलिक और आधारभूत कृतियों का ऑनलाइन उपलब्ध होना ये पक्का करता है कि शोधकर्ताओं, छात्रों और आम जिज्ञासु पाठकों की एक नई पीढ़ी भी भारतीय संस्कृति और इतिहास पर हुए इस महत्वपूर्ण काम से सीधे जुड़ सकती है। सही बात है। ये ज्ञान के लोकतंत्रीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। पहले शायद ये इतना आसान नहीं था। तो अगर हम पूरी बात को संक्षेप में देखें तो रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय एक युगांतरकारी कृति है। ये भारतीय संस्कृति के बनने की प्रक्रिया को 4 मुख्य प्रभावों आर्य, द्रविड़, मुस्लिम और यूरोपीय के जटिल आपसी संबंधों के नजरिए से देखती है। और जैसा कि हमारी बातचीत से साफ हुआ, ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि पहचान कैसे बनी और बदली उसका गहरा विश्लेषण है। बिल्कुल। इस असाधारण काम के लिए इसे 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इसकी प्रस्तावना प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने लिखी, जो इसके राष्ट्रीय महत्व को दिखाता है। जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये महत्वपूर्ण पुस्तक आज डिजिटल माध्यमों से आसानी से उपलब्ध भी है। और अंत में सोचने के लिए एक बात, जैसा कि सामग्री बार बार इशारा करती है, दिनकर का जो मुख्य सरोकार था वो भारतीय संस्कृति के विकास और पहचान को समझना था इन 4 प्रभावों के संदर्भ में। उन्होंने दिखाया कि ये पहचान कोई एक स्थिर या सीधी सादी चीज नहीं है, बल्कि अलग-अलग परतों के मिलने, टकराने और घुलने मिलने से बनी एक जटिल संरचना है। हाँ, जटिल। आज के दौर में जब पहचान से जुड़े सवाल शायद और भी ज्यादा मुखर हो गए हैं, कभी-कभी विवादास्पद भी हो जाते हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या दिनकर का लगभग 7 दशक पहले किया गया ये विश्लेषण आज भी प्रासंगिक है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये हमें अपनी इस बहुस्तरीय मिली-जुली विरासत को समझने और उसे स्वीकार करने का कोई रास्ता दिखा सकता है? कैसे ये अलग-अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धागे आज भी हमारी सामूहिक पहचान के ताने-बाने को बुन रहे हैं और हम इस जटिलता के साथ कैसे जी सकते हैं?